सो क्लास, आज हम थॉमस हार्डी की फेमस नॉवल द मेयर ऑफ कासर ब्रिज की चैप्टर वाइज समरी स्टार्ट करने वाले हैं। मेयर ऑफ कासर ब्रिज जो कि 1886 में पब्लिश हुई थी। सब टाइटल अ मैन ऑफ कैरेक्टर या फिर द डेथ लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर कहा गया है। सो चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ माइकल हेंचार्ड, who is the main character of the story. Michael Henchard is the main character of the novel The Mayor of Casterbridge, and it chiefly deals with the life and deeds of this man. Overall, the whole story centers around him. Initially, Henchard is a poor man, but by the sheer dint of his energy and strength of his character, he becomes a prosperous corn and hay merchant. And ultimately reaches the position of mayor of the town of Casterbridge. बिगिनिंग में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डाउन थी, बट अपनी एनर्जी, अपने हार्ड वर्क के तौर पर एक प्रोस्पेरस मर्चेंट जो है वो बन गया और उसकी पोजीशन इतनी राइज हो गई कि कासर ब्रिज का मेयर भी बन गया। बट ही इज़ अनेबल टू चेरिश his prosperity for a long time because of hostile circumstance. He is once again reduced to the position of a hairdresser after losing everything which has been gathered by him. With his honesty and integrity he dies a miserable man. जो prosperity उसने इतने लंबे टाइम में चेरिश की थी, कुछ hostile circumstance की वजह से वो वापस उससे छिन गई और फिर से वो एक हेयर ट्रेजर की पोजीशन पर आ गया। हर एक चीज़ लूज करने के बाद जो उसने अपनी ऑनेस्टी और अपनी इंटीग्रिटी के बेस पर गैदर की थी, लास्ट में उसकी डेथ होती है एज अ मिजरेबल मैन। तभी हमने सब टाइटल की बात की, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ हेंचार्ड सेल हिज वाइफ। When we are first introduced to Michael Henchard, he is a man of 20 and is accompanied by his wife Suzanne and their little daughter Elizabeth Zane. They approach the village of Baden Friars in search of job as a hairdresser. Hay, hay क्या होता है? घास, ठीक है, घास बेचना, सूखी घास बेचने वाला। A fair had been put up in the village, and on entering the fair field, Henchard, his wife and daughter looked for a suitable refreshment tent among the many that are pitched there. अब रास्ते में जब फर्स्ट टाइम हमें माइकल हेंचार्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक यंग मैन है 20 ईयर का, जो अपनी वाइफ सुजैन और अपनी छोटी सी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ जो है वेडन प्रायर विलेज की ओर बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है जॉब फाइंड आउट करने के लिए। रास्ते में एक विलेज फेयर को देखकर वहाँ पर एंटर करते हैं और रिफ्रेशमेंट टेंट जो कि काफ़ी सारे वहाँ पर सिचुएटेड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें से एक सुटेबल रिफ्रेशमेंट टेंट की ओर जाते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हेंचार्ड विश टू एंटर अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक टेंट, Suzanne persuaded him to enter a tent that sold only fumity. Yes, class. हेंचार्ड की विश तो थी कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक टेंट में एंटर करे, बट सुजैन ने उसे परsuade किया कि ओनली फॉर्मेटिव विमेन के फॉर्मेटिव टेंट में जो है वो रिफ्रेशमेंट लेंगे। हेंचार्ड while taking the furmity noticed that old furmative women also supplied smuggle run if she was secretly told to do so. अफर्मेटिव वुमेन के टेंट में जो है उसे ये पता लगा कि सीक्रेटली जो है अल्कोहल भी बेची जाती है अगर उससे कहा जाए। हेंचार्ड मैनेज टू मेक अ साइन टू हर एंड रम वॉज मिक्स टू हिज फॉर्मेटी। जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक थी उसी में ही रम मिक्स करवा दी जाती है। रम soon begins to work adversely on Henchard and he begins to talk aloud to other people in the tent. टेंट के दूसरे लोगों के आगे जोर शोर से बोलने लगता है विद द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल।
Every additional dose makes him more and more intoxicated. जितने ज़्यादा डोज लेता है उतना ज़्यादा नशे में हो जाता है. He began cursing his fate and talked about how young men were ruined by early and thoughtless marriages. He himself regretted marrying so early in life. Suzanne makes vain attempt to stop him, but the rum wreaks havoc on him, and he even gets ready to sell his wife to anybody who would offer him 5 guineas. अपनी लाइफ से इतना फेडअप हो चुका है कि लोगों के आगे जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अर्ली मैरिज जो है एक हार्मफुल थिंग है. मेरी भी लाइफ स्पॉइल हो गई सुजैन से मैरिज करके, और अगर मेरा बस चले कोई और मेरी वाइफ को 5 गिनीज में खरीदे तो मैं ऑन द स्पॉट सेल कर दूं. हालांकि ही इज इन अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, बट ये उसके वर्ड्स जो थे उसकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले थे. न्यूजन, अ यंग सेलर, becomes willing to buy the women, and the deal materializes in spite of warning of Suzanne, which only fall on Henchard deaf ears. The amount of money agreed upon is given to Henchard, and Sailor goes away with the women and the child. He stretches his elbows on the table and goes to sleep there itself. The formative women, when unable to wake him, left him to sleep where he was and closed the shop. चैप्टर 1 ओवर. यहाँ तक हमने रीड किया कि अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल हेंचार्ड अपनी वाइफ को सेल कर देता है, वाइफ और डॉटर को 5 गिनीज में. और फाइनली जो है एक यंग सेलर, न्यूजन नाम का यंग सेलर जो है उसकी बेटी और उसकी वाइफ को वहाँ से लेकर चला जाता है. सुजैन उसे वार्न करती है बट उसे कोई होश ही नहीं है. फॉर्मेटिव वुमेन उसे होश में लाने की कोशिश करती है, बट जब वो देखती है कि कोई असर नहीं हो रहा तो उसे वहीं पर छोड़ जाती है सोने के लिए, और इसके बाद जो है शॉप को वहीं पर क्लोज कर देती है. जहाँ तक हम बात करते हैं हार्डी की नॉवल की, तो ये भी एक वेसेक्स नॉवल है. तो सेटिंग इसकी वेसेक्स में ही देखी गई है, वेसेक्स के टाउन में ही जो है यहाँ पर भी सेटिंग हमें दिखाई दे रही है. ओवरऑल याद रखने की एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि न्यूजन को माइकल हेंचार्ड ने सेल किया अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को कितनी गिनीज में, 5 गिनीज में. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है. नाउ चैप्टर 2, हेंचार्ड रिपेंटेंस. क्योंकि मॉर्निंग में उसे होश तो आना था और उसे रिपेंट भी करना ही था कि उसने क्या डीड की. The next morning, when Henchard wakes up, the enormity and disgrace of his last night act, the sale of his wife, dawn on his mind. He is so touched by the remorse that he goes to the church and takes there solemnly an oath on the Bible that he would avoid all strong drink for a space of 21 years, being a year for every year that he had lived. That is, at the time of this oath, he was 21 years old, and for a period of 21 years he would abide by the oath. अब इतना रिपेंटेंस उसे फील होता है कि वो डिसाइड करता है कि मैं एक चर्च में जाऊंगा. चर्च में जाकर बाइबल पर हाथ रखकर एक ओथ लेता है कि मैं नेक्स्ट 21, क्योंकि 21 उसकी एज है, तो जितने साल का हूँ हर साल की एक ओथ, और 21 साल तक, नेक्स्ट 21 ईयर्स तक मैं अल्कोहल या हार्ड ड्रिंक्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा. He seemed relieved at having made a start in a new direction. He searched for his wife and child long in vain, and when he learned that Sailor must have sailed, he decided to go back and settle in the town of the Castle Bridge, in a far distant part of Wessex. अब काफ़ी टाइम तो अपनी वाइफ को सर्च करता है, अपनी बेटी को, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि सेलर्स जो हैं वो सेल कर चुके हैं, अपनी शिप में ट्रैवलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो डिसाइड करता है वापस जाने की और वेसेक्स के ही एक टाउन कासल ब्रिज में सेटल होने की सोचता है. चैप्टर 2 ओवर. नाउ चैप्टर नंबर 3. 18 ईयर लेटर, सुजैन सर्च फॉर हेंचार्ड. अब 18 साल बीत चुके हैं, सुजैन वापस आई है हेंचार्ड को ढूंढते हुए. 18 years after this incident, on a fair day, Suzanne, along with her daughter Elizabeth Jane, reached the village of Weydon Prior. वेडन प्रायर वही विलेज था जहाँ पर फेयर लगा था
जहाँ पर फॉर्मेटिव विमेन के यहाँ पर हेंचार्ड ने हार्ड ड्रिंक कंज्यूम की थी और नशे की हालत में उसने अपनी वाइफ को सेल किया था। अगेन सेम प्लेस इज देयर। 18 साल के बाद सुजैन और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन, बट ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि हमने समराइज फॉर्म में पहले ही डिस्कस किया था, ये एलिजाबेथ वो एलिजाबेथ नहीं है जो बेची गई थी न्यूजन को। ये न्यूजन और सुजैन की बेटी है एलिजाबेथ जेन, जो कि सेम नेम है लेकिन पर्सन अलग है क्योंकि उस एलिजाबेथ की तो बचपन में ही डेथ हो गई थी। 18 साल के बाद आज वो वापस आई हैं इसी विलेज में टू इंक्वायर अबाउट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को इंक्वायर करने के लिए। शी हैड टोल्ड एलिजाबेथ जेन हेंचार्ड वाज अ रिलेशन बट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप हैड बीन विदहेल्ड फॉर फ्रॉम हर। एलिजाबेथ को नहीं पता हेंचार्ड का क्या रिलेशन है उसकी मदर से, जस्ट एक रिलेटिव है ये बताया गया है। शी वेंट टू मिसेस गुड एनफ, the proprietress of Fermity tent, where Henchard had sold her. There, taking her aside, she inquired about Henchard and was told that he had come the last year and had asked to say that he was living at Castlebridge if any woman comes to inquire about him. Suzanne then joined her daughter and informed her about the last time Henchard had visited Baden Prior Fair and that he was now staying at Castlebridge. There they should search for him. Then they lodge for the night in the village. So वहाँ पर जाकर सुजैन को ये पता चलता है कि हेंचार्ड के बारे में जब इंक्वायर करती है तो ये पता चलता है कि हेंचार्ड लास्ट ईयर विलेज फेयर में यहाँ आया था और उस लेडी से पूछ रहा था कि कोई लेडी उसके बारे में इंक्वायर करने तो नहीं आई। तब उसने ये भी बताया था कि वो कासर ब्रिज में सेटल हो चुका है। सो अब उसे क्लू मिल चुका था सुजैन को कि उन्हें और कहीं नहीं जाना, कासर ब्रिज में जाना है टू सर्च हेंचार्ड। नाइट स्पेंड करने के लिए वो वहीं पर जो है थोड़ा सा स्टे ले लेते हैं उसी विलेज में। चैप्टर 3 ओवर। नाउ चैप्टर नंबर 4। 18 years after. In chapter 3, the reader begins to discover what had occurred during the past 18 years. Changes have taken place, both in the countryside and in the character. Baden Prior is no longer the great marketing center of the area. Other provincial markets were beginning to interfere its uh, ascendancy. Certain mechanical improvements are beginning to appear, a theme which Hardy will develop later. तो 18 साल में क्या क्या चेंजेस आए वो बताए गए हैं। वेडन प्रायर जो कि एक मार्केटिंग सेंटर हुआ करता था उस एरिया का, अब एक सोल प्लेस नहीं रह गया, एक अकेला यही प्लेस नहीं रह गया और भी मार्केट डेवलप हो चुकी हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट, मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं जो एक थीम है हार्डी की नॉवल का एक टाइप से, क्योंकि विक्टोरियन एरा में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली थी हमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ना कुछ रियलिटी बेस्ड एलिमेंट जो हैं हार्डी ने यूज किए हैं। द omnipresent formative woman has been dispossessed of her tent and now sell her whereabout out of door. omnipresent सर्वव्यापी, formative women जो है वो अपने टेंट के बाहर आउट ऑफ द डोर जो है अपने सामान को सेल कर रही है। टाइम चेंज हो चुका है, उसके लिए बुरा हो चुका है। जस्ट एज इट हैज़ हेल्प एलिजाबेथ जेन डेवलप इनटू अ फाइन लुकिंग यंग मैन। एलिजाबेथ जेन जो कि एक फाइन लुकिंग यंग मैन विमेन में चेंज हो चुकी है। वी ऑल्सो नोटिस एलिजाबेथ जेन इज डेवलपिंग समथिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। उसमें काफ़ी क्लास कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ चुकी है। शी डजंट वांट टू बी सीन टॉकिंग विद हैगिश फॉर्मेटिव विमेन। अपने स्टेटस का इतना ख्याल है कि उस फॉर्मेटिव विमेन से बात करता हुआ उसे कोई देख ले ये भी उसे पसंद नहीं है। मिसेस गुड एनफ, द फॉर्मेटिव विमेन, नेम है फॉर्मेटिव विमेन का। गुड एनफ एक्सप्रेसेस द सोशल फिलोसफी ऑफ हर ओन रिगार्डिंग सोसाइटी डिक्लाइन। तो कहीं ना कहीं उनकी डायलॉग के थ्रू हमें सोसाइटी के डिक्लाइन के बारे में भी पता चल रहा है। इसके बाद चैप्टर 4 की बात करें हम। सुजैन पास्ट। The story is now filled with the story of Suzanne
for past 18 ईयर। अब पिछले 18 ईयर में सुजैन की लाइफ में क्या हुआ ये बताया जा रहा है। Her present simplicity has allowed her to remain illegitimately bound to Newton, whom she had married after he had convinced her that she was no longer morally bound to Henchard। बताया गया है कि वो इलेजिटिमेटली बाउंड थी न्यूजन से, जिससे उसने बाद में मैरिज भी की थी। न्यूजन ने उससे कहा कि अब तुम मॉरली बाउंड नहीं हो हेंचार्ड से, क्योंकि उसने ही तुम्हें छोड़ा है, तो तुम अब मुझसे मैरिज कर सकती हो। दे एमिग्रेटेड टू कैनेडा बट रिटर्न टू इंग्लैंड व्हेन एलिजाबेथ जेन वाज 12। पहले तो वो कनाडा शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन एलिजाबेथ के 12 ईयर के होने के बाद वो वापस इंग्लैंड आ गए। Upon relating the story of her strange relationship to a friend, Suzanne is upbraided for abiding by it. Thereafter, she tells Newton that she doesn't intend to continue their life together. Conventionally, Newton disappears at sea during that season Newfoundland trip. नहीं चाहती है सुजैन अब न्यूजन के साथ रहना, कंटिन्यू करना अपनी लाइफ न्यूजन के साथ, और इन बिटवीन न्यूजन जो है एक सी ट्रिप पर जो है निकल जाता है। और यहाँ से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लगता है कि न्यूजन की शिप wreck हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Elizabeth potentiality. Suzanne becomes aware that her daughter has great potential for advancing her station in life. In order to take advantage of her daughter's beauty and intellect, Suzanne set out to re-establish contact with Henchard. After a long and tedious journey, the two women finally reach Castlebridge. Upon reaching Castlebridge, they learn to local scandal. The corn dealer has sold sprouted wheats to the baker, and this was led to production of inferior, bad tasting bread. अब सुजैन इस बात से अवेयर है कि उसकी डॉटर में एक ग्रेट पोटेंशियल है अपने आप को एडवांस करने का अपनी लाइफ में, और उसका एडवांटेज अपनी बेटी की ब्यूटी का, इंटेलेक्ट का एडवांटेज उठाने के लिए सुजैन जो है री एस्टेब्लिश करती है कॉन्टैक्ट हेंचार्ड से। काफ़ी लॉन्ग और टेडियस थकावट से भरी हुई जर्नी के बाद दोनों विमेन फाइनली कासलब्रिज पहुंच जाती हैं, और वहां पहुंचकर उन्हें पता लगता है एक लोकल स्कैंडल के बारे में कि जो वहां का कॉर्न डीलर जो था उसने स्प्राउटेड व्हीट्स जो हैं वो बेकर्स को बेच दिए, और उस व्हीट को बनाने के लिए, व्हीट से जो ब्रेड बनाए गए उसका टेस्ट जो था वो इंफीरियर क्वालिटी का था। इस वजह से ब्रेड की प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी, उसका टेस्ट बहुत बैड था। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है डिस्कशन चल रही थी वहाँ पर। चैप्टर 4 completed. Now chapter 5. Henchard Oath and his difficulty. As Suzanne and Elizabeth walk on, they come to the chief hotel in the castle bridge, namely the King's Arm. तो कासर ब्रिज में पहुंचने के बाद वहां के मेन होटल किंग्स आर्म में पहुंचते हैं। देयर मेयर डिनर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड idlers were looking in at the open windows, listening to the speeches inside. There we learn that the mayor was not taking any strong wine because of his oath, though the person did not know any further particular. तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मेन होटल जो था कासर ब्रिज का, पता चलता है कि मेयर का डिनर वहीं पर ऑर्गेनाइज होने वाला है, और जो मेन आइडलर्स हैं वहाँ के वो विंडो से झांक कर जो है उनकी स्पीच सुन रहे हैं। ये भी पता चलता है कि मेयर जो है कोई स्ट्रॉन्ग वाइन नहीं ले रहा, क्योंकि उसने एक कसम खा रखी है। कसम का पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता लोगों को, बट उसकी कसम है कि वो हार्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। मीन्स ये कौन पर्सन था? वही माइकल हेंचार्ड ही था। एज द मेयर वॉज टेलिंग them some of his anecdotes, he was annoyed by a reference made to wheat. कुछ anecdotes बताते हुए वो कहता है कि उसे बहुत गुस्सा है जो भी वीट का रेफरेंस हुआ, मतलब कि इंफीरियर क्वालिटी का वीट, जो गला हुआ गेहूं था वो बेच दिया गया, और उसके साथ ब्रेड की क्वालिटी इंफीरियर हो गई। ये सब चीज़ों से
वो annoyed फील कर रहा है. The wheat supplied by him was of worst quality. Henchard promised that in future such mistake would not occur. क्योंकि मेयर था और मेन हेड ट्रेजर था और मर्चेंट था और मानता था कि जो वीट उसने सप्लाई किया वो वर्स्ट क्वालिटी का था, लेकिन प्रॉमिस कर रहा था आगे ऐसी मिस्टेक नहीं होंगी. He had therefore advertised for a capable manager. But what about the present? ठीक है, उसने एडवर्टीजमेंट भी दे दी कि एक मैनेजर मैं रखूंगा ताकि जो सारी इसके बिजनेस की देख रेख करे, लेकिन अभी प्रेजेंट का क्या किया जाए. Someone asked him, किसी ने पूछा कि आप प्रेजेंट में क्या करोगे. चलो ठीक है, फ्यूचर में तुम कोई मैनेजर रख लोगे, लेकिन प्रेजेंट का क्या. The mayor was angry and remarked that he would take back the grown wheat if it could be turned into wholesome wheat. तो कहता है कि अगर ये ब्रेड बनाया गया है जिस वीट से, अगर इससे कुछ हो सकता तो मैं पूरा वीट ही वापस ले लेता. तो यहाँ पर आपका चैप्टर 5 कंप्लीट है. नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 6 से समराइज फॉर्म स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.